बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुशामदेद। मौत हमारे सामने खड़ी है। रमज़ानुल मुबारक का मुक़द्दस महीना भी शुरू होने वाला है और हम इस वक्त ऐसी बहसों में पड़े हुए हैं जिनसे ये लगता है कि शायद हमारा बयानिया अभी एक नहीं है। आज वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने एक टेलीथॉन के ज़रिए एहसास रिलीफ फ़ंड जो है, जिसको कोरोना रिलीफ फ़ंड भी कहा जाता है, उसके लिए फ़ंड रेजिंग की। तो उसके बारे में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि मुल्क महज टेलीथॉन से नहीं चलते। ये शहबाज शरीफ साहब ने एक बात की है। तो वो जो आज टेलीथॉन थी उसमें मैं भी शरीक था, कुछ और भी जर्नलिस्ट और एंकर वहाँ पे शरीक थे। तो आज हम ज़्यादा बात यही करेंगे कि ये जो कल डॉक्टर्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके बाद उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जवाब भी दिया गया और रमज़ानुल मुबारक का महीना भी शुरू होने वाला है, तो इस वक्त हमारा नैरेटिव क्या होना चाहिए। आज वज़ीर-ए-आज़म साहब ने टेलीथॉन के दौरान भी कुछ गुफ्तगू की है और शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं मुल्क महज टेलीथॉन से नहीं चलते। तो आज हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर फैसल जावेद खान साहब, तहरीक इंसाफ के रहनुमा। फैसल साहब बहुत शुक्रिया, आप 4 घंटे पहले वहाँ पर बैठे, अब आप 1 घंटा मेरे साथ बैठेंगे, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर जमाल नासिर साहब, पैथोलॉजिस्ट हैं और ये इनका मौक़िफ़ क्या है ये अभी आपको थोड़ी देर में पता चलेगा। और डॉक्टर साद खालिद नियाज साहब पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के नुमाइंदे हैं, ये कराची से हमारे साथ मौजूद हैं। कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें भी मौजूद थे। इससे पहले कि हम जो डॉक्टर्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस है उनका मौक़िफ़ क्या है, उसका एक ओपोनेंट एक ऑपोजिट मौक़िफ़ क्या है, उस पर बात करते हैं। लेकिन फैसल जावेद साहब पहले ज़रा ये बताएं कि शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि मुल्क महज टेलीथॉन से नहीं चल सकता। देखिए अहमद मीर साहब, पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप हर नेक कॉज में हमेशा से आपने पहल की, आगे आए। जब जब पाकिस्तान को ज़रूरत पड़ी तो आप आगे से आपने ज्वाइन की सारी कैंपेन्स को। सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस टेलीथॉन को आपने कामयाब बनाया और जिस चैनल पे मैं बैठा हुआ हूँ इनका भी शुक्रिया, जियो टेलीविज़न का, कि ये पूरी वर्ल्ड वाइड देखी गई। बाकी चैनल्स जो थे उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया, तमाम साथियों का शुक्रिया। और देखें, जहां आज सब एक यूनिटी का पैगाम भी गया, मुख्तलिफ चैनल्स इकट्ठे बैठे हुए थे। कुछ ऐसे चैनल्स थे जिनसे जियो की नहीं बनती, बिल्कुल उनकी जियो से नहीं बनती, लेकिन जियो से नहीं बनती, उनकी नहीं बनती, इनकी उनकी नहीं बनती, लेकिन देखा सब एक प्लेटफॉर्म पे यूनिटी, सब इकट्ठे बैठे हुए थे। इसी तरह कोई किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से हो, उसने बढ़ चढ़ के इसमें कंट्रीब्यूट किया और लोगों को ख़ास तौर पे खराज तहसीन जिन डोनर्स ने कंट्रीब्यूट किया और अभी भी कर रहे हैं। और बहुत से लोगों की आपको पता है कि टेलीफोन नहीं मिल सकी। कंट्रीब्यूशन कितनी हुई 4 बजे से लेकर 7 बजे तक? ये 56 करोड़ के करीब फिगर, अभी फाइनल फिगर आ जाएगा क्योंकि अभी भी वो कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सी कॉल्स लिखवा रहे थे लोग फिगर, तो वो ऐड करके थोड़ी देर में होते। अब तक 56 करोड़ जो है वो हुआ है। तो 2 अरब 77 करोड़ पे ये फंड जो है वो पहुंच चुका है। अभी तक 3.25 अरब इकट्ठा हो चुका है। जी जी। अच्छा, अब मतलब ये अब तो प्लेजेस होगी, अब ये ट्रांजैक्शंस आ जाएंगी ऑन टॉप ऑफ 2 अरब। तो कहने का मकसद ये है कि सब इकट्ठे मुतहद, और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान कोई अपने लिए थोड़ी कर रहे हैं, अपनी ज़ात के लिए थोड़ी कर रहे हैं, मुल्क के लिए कर रहे हैं। और लोगों को उन पर ट्रस्ट है और उनका एक ट्रैक रिकॉर्ड है इस पर पूरा, चाहे वो शौकत खानम हो, चाहे वो नमर यूनिवर्सिटी हो। और इमरान खान से बड़ा पाकिस्तान में जितनी ज़्यादा डोनेशंस लोग इमरान खान को देते हैं, किसी को भी नहीं देते जी। और ये हमारे लिए एक बड़ी अच्छी बात है कि एक क्रेडिबल, और लोगों को यही होता है पैसा देते वक्त कि वो किसको दे रहे हैं। यहाँ पे तो कर्ज उतारो मुल्क संवारो जैसी मुहिम भी चली थी। तो मैं शहबाज साहब से इसलिए एग्री करता हूँ जो ये कह रहे हैं कि टेलीथॉन से कह रहे हैं मुल्क नहीं चलते। इनका जो तरीका कार है उसमें वाकई में इस तरह से नहीं चलते, उस करप्शन से चले मुल्क तो नहीं चलते, इनकी दुकानें और इनके कारोबार ज़रूर चलते हैं। चलिए, आपने जवाब दे दिया। एक मुझे बहुत से लोगों ने ये कहा है कि जो इस टेलीथॉन के आखिर में मौलाना तारिक जमील साहब ने दुआ कराई, यकीनन उन्होंने खुलूस नीयत से दुआ कराई होगी, उसमें उन्होंने मीडिया के बारे में कुछ ऐसी बातें की जिससे गलतफहमी पैदा हो सकती है। और क्योंकि वो दुआ के बाद प्रोग्राम ख़त्म हो गया तो मीडिया के पास राइट नहीं था अपना दफा करने का या जवाब देने का। तो मैं सिर्फ यही कहूँगा कि मौलाना तारिक जमील साहब ने कहा कि जितना झूठ मीडिया पे बोला जाता है तो उसकी वजह से भी बड़े मसाइल पैदा हुए हैं। यकीनन हुए होंगे। उन्होंने एक टीवी चैनल के मालिक का जिक्र किया, नाम नहीं लिया, उनको उसका नाम बताना चाहिए था।
तो जो भी मीडिया पे बैठ के झूठ बोलता है उस पर अल्लाह ताला की लानत। और मौलाना तारक जमील साहब से दरख्वास्त है कि आइंदा जब वो ऐसी बात करें तो नाम ज़रूर लिया करें। सब के बारे में गलतफहमी फैलाना भी जो है वो ठीक नहीं है। और उन्होंने आज जो बातें की बड़ी अच्छी बात है। यही बातें वो 90s में जब नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म थे तो उनकी काबीना के इजलास में भी वो जाते थे, वहाँ पर भी वो इसी तरह खुशबू खुशू से बातें करते थे और वो नवाज शरीफ साहब के बारे में भी वही बातें करते थे जो आजकल वो इमरान खान साहब के बारे में कर रहे हैं। मैं इस पर ज़्यादा बात नहीं करता, हम उनका बड़ा एहतराम करते हैं, लेकिन क्योंकि उन्होंने एक ऐसी बात की है कि जिससे मीडिया के बारे में कुछ सवालात पैदा हुए हैं तो हम भी उसका जवाब देने का राइट रखते हैं। जिसने भी झूठ बोला है मीडिया पर उस पर अल्लाह ताला की लानत। और मौलाना तारक जमील साहब पे वाजिब है कि जिस चैनल के मालिक का नाम लिया उन्होंने कि वो कहता है कि चैनल पर अगर झूठ ना बोले तो चैनल नहीं चल सकता, तो ये एक बहुत बड़ी बात है, उसका उनको नाम लेना चाहिए और ये उनका एक मजहबी फरीज़ा है कि ऐसे शख्स का नाम कौम के सामने लेके आए। अब हम अपनी प्रोग्राम की तरफ आते हैं। डॉक्टर साद खालिद नियाज़ साहब, कल आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें आपने मुतालबा किया कि लॉकडाउन को सख्त करने की ज़रूरत है। उस पर बहुत से लोगों ने आपके मौक़िफ़ के साथ इत्तेफाक नहीं किया। हमें ये बताइए कि जब आप ये बात कल कर रहे थे और उसमें आप कह रहे थे कि मसाजिद जो हैं उसमें इज्तिमात नहीं होने चाहिए, उलमा कराम भी अपना जो मौक़िफ़ है उस पर नज़रसानी करें, क्यों ज़रूरत पेश आई है आपको कि आप उलमा को भी उनको भी आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हुकूमत को भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप लॉकडाउन क्यों सख्त करवाना चाहते हैं, वजह क्या है? हामिद साहब शुक्रिया बहुत बहुत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं कि जी जो भी वहाँ डॉक्टर थे मुझ समेत, मैं 14 साल से रज़ाकाराना काम कर रहा हूँ सिविल अस्पताल में और ऑनरी विजिटिंग प्रोफेसर हूँ वहाँ पे। एंडोस्कोपी का हम एक यूनिट चलाते हैं जो फ्री सर्विस प्रोवाइड करता है एंड इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट एंड मोस्ट एडवांस सेंटर्स। तो ये सारा कल जो मुझे और बाकी भी दीगर मेरे साथी, ये हमारा जो रीज़न ये था प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का कि हमने ये देखा कि पिछले 5-6 दिन में नंबर्स जो हैं उन जो कोरोना वायरस के जो नंबर्स थे वो काफ़ी तेज़ी से बढ़े, तकरीबन 40% इन द लास्ट 5 डेज़। उसकी वजह से और फिर हमने जब, क्योंकि हम डॉक्टर बारी और हम बैठे हुए थे, फिर हमने ये देखा कि कराची के अंदर, और मैं मखसूस कराची की इसलिए बात कर रहा हूँ कि इसके फिगर्स हमारे पास थे कल, कि जो क्रिटिकल केयर पेशेंट्स की फैसिलिटी है वो तकरीबन सैचुरेटेड हो रही है। तो क्रिटिकल केयर से मतलब है आईसीयू की वो फैसिलिटी जो कोविड-19 के मरीजों के लिए है, वो तकरीबन बगैर ये अर्ली डेज में ही, इस वक्त हमारे नंबर्स 10,000 हैं अभी, और हुकूमत के अपने हिसाब से 14 मई और या मिड मई में इसके नंबर्स बहुत बढ़ने का इम्कान है। अगर ऐसा है तो हम ऑलरेडी सैचुरेशन पे हैं, तो हम बाकी मरीजों का इलाज कैसे करेंगे अगर वो लॉकडाउन नहीं किया गया उस वक्त जब हुकूमत खुद कह रही है कि नंबर्स बढ़ रहे हैं। हम तो हुकूमत के नंबर्स को लेके चल रहे हैं ना। मैं आपको हॉस्पिटल्स के फिगर दे सकता हूं बिकॉज वो मेरे पास होंगे, लेकिन हुकूमत के नंबर। दूसरा ये कि हमारी जो हेल्थ की फैसिलिटी है उसका सबको पता है कि वो उसमें कितनी इस्तिताअत है इस मसले को अगर ये बढ़ गया तो उसको टैकल करने की। उसके अलावा हमारे जो हेल्थ के जो केयर वर्कर्स हैं वो भी बहुत लिमिटेड हैं, और उसमें भी हमारे 100 से ज़्यादा ऑलरेडी सिंध के अंदर जो है ना वो इस वायरस से इफेक्टेड हुए हैं। डॉक्टर साहब की डेथ भी हुई है। तो इन सारी वजूहात की वजह से और रमज़ान के आने, हमने किसी को एक को टारगेट नहीं किया। अगर आप हमारी डिमांड देखें तो हमने हुकूमत से कहा है, और उसमें किसी हुकूमत को ख़ास नहीं कहा। हमने ये नहीं कहा कि सिंध गवर्नमेंट या फेडरल गवर्नमेंट या पंजाब गवर्नमेंट, हमने सारी गवर्नमेंट्स को कहा कि आप उनको इसको सीरियसली लेना है। हमने ताजर बरादरी से कहा कि जब आपने इतना बर्दाश्त कर लिया तो कुछ हफ्ते और बर्दाश्त कर लें। हमने अवाम से कहा कि खुदा के लिए आप अपना, और उसमें फिर हमने लास्ट में उलमा से भी कहा कि रमज़ान का महीना है, तरावी में लोग इकट्ठा होंगे, बहुत सारे लोग होंगे, बहुत देर तक होंगे। ये जो सारी आपने जो अभी आपका जो एक पैक्ट हुआ था गवर्नमेंट के साथ, उसके जो नकात हैं उनको अप्लाई करना तमाम मसाजिद में मेरे हिसाब से शायद पॉसिबल ना हो, और उससे इस बात का ख़तरा है। तो हमने ये शॉपिंग को और जहाँ जहाँ गैदरिंग है या लोग इकट्ठा हो रहे हैं उनको सबको मना करा, और उन सबको गवर्नमेंट से कहा कि इसको सीरियसली लें, और आवाम से भी अपील की, क्योंकि हम कब तक लड़ेंगे जी। हमारे जूनियर्स जो हैं वो लड़ रहे हैं और बगैर प्रॉपर बंदूक के और बगैर प्रॉपर बुलेट्स के वो महाज पे लड़ रहे हैं, तो कब तक वो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि लड़ेंगे? इवेंचुअली सरेंडर ही करेंगे ना, क्या करेंगे? चले अल्लाह करे ऐसी सूरत पैदा ना हो। डॉक्टर जमाल नासिर साहब, आप डॉक्टर साद खालिद नियाज़ साहब के मौक़िफ़ से इत्तफाक करते हैं?
नहीं सर, मैं बिल्कुल नहीं इत्तफाक करता। उसकी वजह यह है, इन्होंने जो डाटा दिया है वो सिर्फ कराची की हद तक दिया और हम 22 करोड़ पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। आज मैंने आते हुए रावलपिंडी का भी डाटा लिया, क्योंकि यहाँ एक ही रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी है जहाँ हमारे ये मरीज़ जो हैं सारे कोरोना के दाखिल हो रहे हैं पूरे एरिया से, खाली मतलब पूरे जितने भी आ रहे हैं जो सीरियस मरीज़ हैं, जो कंफर्म केसेस हैं, वहाँ इस वक्त 21 वेंटिलेटर हैं। तो मैंने उससे पूछा MS डॉक्टर खालिद रंधावा से कि यार इस वक्त तुम्हारे पास मरीज़ कितने हैं, तो उसने कहा सिर्फ 4 वेंटिलेटर पे हैं, वो भी उनमें से 2 मरीज़ ऐसे हैं जिनको ऑलरेडी कोई बीमारी थी और 2 भी कोई इतने ख़तरनाक हालत में नहीं है, यानी माशाल्लाह अभी भी 17 वेंटिलेटर फारिग पड़े हुए हैं। सर थोड़ा सा ना हमें कैलकुलेशनों पे चलना चाहिए कि ये तो बड़ी आसान बात इन्होंने कर दी। आप देखें 26 फरवरी को पहला केस आता है पाकिस्तान और आज तकरीबन जो है वो पूरे 2 महीने होने वाले हैं। मैं आज स्टैटिस्टिक देख रहा था तो ये बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं लोगों का खौफ निकालने के लिए कि इस वक्त दुनिया में 26,45,784 केस हैं, 1,84,327 डेथ हुई हैं, वर्ल्ड वाइड 7% मॉर्टेलिटी रेट है जो तकरीबन 190 कंट्रीज से ज़्यादा का है। इनमें से अगर आप सर 12 कंट्री को निकालें जिसमें USA, स्पेन, जापान, ये जितनी वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं प्लस बरतानिया प्लस चाइना प्लस रशिया और ईरान और तुर्की को, तो तकरीबन यहाँ 22 लाख के करीब जो है ना सर इन 26 में से उनमें से अफेक्टेड हुए हैं और तकरीबन 1,61,000 वहाँ। उसके मुकाबले में अगर आप हमारे सार्क के ममालिक में चलें, 2 महीने होने वाले हैं, जहन में रखें ये बात, जिसमें ये पूरे सार्क में अब ये हमारा अफ़गानिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, आपको हैरत होगी ये देख के कि वहाँ सिर्फ अब तक 2 महीने में 36,000। क्या इसकी वजह ये नहीं है कि यहाँ पे टेस्ट की जो फैसिलिटी है वो बहुत कम है? नहीं सर, वो मैं अभी जवाब उसका आप, मुझे पता है कि आप सिटी लैब चलाते हैं पिंडी में, वाहिद आपकी लैब है जहाँ पे कोरोना का टेस्ट शुरू हुआ है, ठीक है, लेकिन आपको भी 3-4 दिन पहले इजाजत मिली है? जी सर, बड़ी मुश्किल से मिली है। मुश्किल से मिली है ना? बहरहाल वो तो एक अलग है। इसी तरह आप चले जाएं गल्फ कंट्रीज में सर, बड़ा इंपॉर्टेंट है, वहाँ तो फैसिलिटीज़ हैं ना टेस्ट की, लेटेस्ट चीज़ें। इराक गल्फ कंट्री है, वहाँ पे कोई फैसिलिटी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद वहाँ 35,000 केस हुए हैं सर, जिसमें सऊदी अरब, इराक, UAE। अच्छा, आप कहना क्या चाह रहे हैं? मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि हमें थोड़ा सा एनालिसिस करना चाहिए। मैंने इन सबका टेम्परेचर चार्ट निकाला पूरे 2 महीने का, ठीक है। जो मैंने देखे ये यूरोप कंट्री हैं उनका टेम्परेचर अभी भी सर 20 से लेस चल रहा है सारा। एक फैक्टर ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपका ख्याल है कि हमारे मुल्क का टेम्परेचर ज्यादा है जी, इसलिए गल्फ कंट्रीज का टेम्परेचर ज्यादा है, इसलिए कोरोना ने, अफ्रीका कंट्री आप निकाल लें, इसलिए कोरोना ने कम नुकसान। नंबर 1। नंबर 2, अताउर रहमान ने बड़ी खूबसूरत बात की है, ये लोग उसको नहीं बता रहे कि उन्होंने कहा कि उनका जो वालिद का मीर जमीलुर रहमान इंस्टीट्यूट है सर, वहाँ उसकी DNA उसकी मतलब स्टडी हुई है। अच्छा, ये एक बड़ी अहम बात है। ये डॉक्टर साद खालिद नियाज़ साहब, ये जो टेम्परेचर वाली बात है इसके बारे में आप क्या कहेंगे? सर जी, ये जो इन्होंने बात की है, मैं इसका एक पहले से जवाब दे दूं जी। अमेरिका में पहला केस हुआ था 21 जनवरी को जी, पाकिस्तान में 26 फरवरी को पहला केस हुआ। 36 दिन के बाद अमेरिका में 1000 पेशेंट हुए थे। आफ्टर 40 डेज 1000 पेशेंट, ठीक है जी। पाकिस्तान में 1000 केसेस हुए 30 दिन के बाद। USA में 38 डेथ हुई थी पहले 40 दिन में, पाकिस्तान में पहले 40 दिन में 38 डेथ हुई हैं। आज पाकिस्तान 54 दिन पे है और हमारे फर्स्ट जो आपको मैं बता रहा हूँ इस वक्त, कल की जो फिगर थी उसमें 212 डेथ्स हो चुकी हैं। तो ये कहना डॉक्टर साहब का कि जी हमारे पास नंबर्स इसलिए नहीं है कि हमारे पास टेम्परेचर कम है, तो मैं इसीलिए उनसे कह रहा हूँ कि ये कराची की बात नहीं है। बात ये है कि नंबर्स कराची में जहाँ ज़्यादा है, बड़ा शहर है, वहाँ का मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ की पॉपुलेशन की बात कर रहा हूँ। हमारे यहाँ माइग्रेशन ज़्यादा हुई है, हमारे यहाँ लोग ज़्यादा हैं। कल की मैं आपको बात बता रहा हूँ कि अभी ये जो हमारा एक्सपो सेंटर में जो आइसोलेशन सेंटर है, नॉट क्रिटिकल केयर, उसके अंदर 100 के करीब मरीज़ जो पाकिस्तान से बाहर से आए हैं, मलेशिया से और दीगर ममालिक से, उनको अभी ये लास्ट 3 डेज़ में दाखिल किया गया 100 पेशेंट्स। अब ये तो ज़ाहिर है पिंडी में नहीं पहुँच रहे ना जी। तो अब मुझे नहीं पता कि पिंडी का, मैंने बिल्कुल ये नहीं कहा, हमने कल के उसमें कॉन्फ्रेंस में भी नहीं, हमने अपनी फिगर्स कोट की थी, ठीक है। और पंजाब की PMA के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने भी इसको सपोर्ट किया। जहाँ तक गर्मी का ताल्लुक है, गल्फ कंट्री की मैं बात कर लूँ, वहाँ पे लॉकडाउन जरा आप देखें, दुबई का लॉकडाउन देखें और दुबई की सऊदी अरेबिया का लॉकडाउन देखें, आप जितने भी गल्फ कंट्रीज की बात करें, वहाँ का लॉकडाउन हमारी तरह का नहीं था, वो बड़ा सीरियस लॉकडाउन। ठीक है। अच्छा फैसल जावेद साहब, अब ये डॉक्टर्स की गुफ्तगू आप सुन रहे हैं। डॉक्टर जमाल नासिर साहब पैथोलॉजिस्ट हैं, उनका एक मौक़िफ़ है, और डॉक्टर साद खालिद नियाज़ साहब पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन की नुमाइंदगी कर रहे हैं, उनका दूसरा मौक़िफ़ है। पॉलिटिशियंस को छोड़ दें, हमारे जो डॉक्टर्स हैं वो भी एक पेज पे नहीं है, तो इसका क्या मतलब ये नहीं है कि हम अभी तक कन्फ्यूज्ड हैं? देखिए, पूरी दुनिया में कोई भी इस वक्त, कोई भी कितना ही टॉप साइंटिस्ट है, कोई भी है, वो प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहा, उसको नहीं समझ आ रही कि क्या होगा। ट्रेंड्स देखते हैं, थोड़ा स्टैटिस्टिक्स देखते हैं,
कुछ कंक्लूजन निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो अभी डॉक्टर साहब बात कर रहे थे वो समझ में आने वाली बात तो है कि अगर आप कंपेयर करें इसको तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए हमें, हम सबको अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि वो जो एक प्रेडिक्शन थी, एक फोरकास्ट थी जो कि बहुत ज़्यादा ख़राब होंगे हालात पाकिस्तान में कोरोना की वजह से, वो नहीं हुए। तो ये अल्लाह ताला का हमें शुक्र अदा करना चाहिए, लेकिन साथ ही में हमें बहुत ज़्यादा एहतियात की भी ज़रूरत है। और इमरान खान साहब वज़ीर आज़म जो है उन्होंने पहले दिन से बड़ा क्लियरली बताया कि हमारा शुमार उन मुल्कों में होता है, डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं जिनकी आबादी ज़्यादा गुर्बत में है, और ऐसे मुल्क में लोगों को अब भूख से लोगों को मर जाना है। लोगों के पास 2 वक्त को खाने को नहीं है, कारोबार बंद हैं, सब चीज़ें बंद हैं। तो हमें उस तबके का सोचना चाहिए। हम सारे लोग जिन जगहों पे रहते हैं वहाँ लॉकडाउन हमारे लिए तो बड़ा आसान है, डिफेंस में या इधर F7 में, यहाँ पे तो बहुत आसान है, कोई मसला ही नहीं है। लेकिन जो इधर इस्लामाबाद में कुछ ऐसे इलाके हैं, दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, देहातों में तो आपको पता ही है और बाकी सबर्ब्स में भी पता है, लेकिन इस्लामाबाद में कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ एक कमरे में लोगों को 4-4, 5-5 लोग जो हैं वो रह रहे हैं। तो इसमें ये कर देना, तो हमें साथ में लोगों को जहाँ रोकना है वहाँ पे हमें कारोबार को भी आहिस्ता आहिस्ता, जिस तरह कंस्ट्रक्शन। जी, प्राइम मिनिस्टर की बात आपने की, तो प्राइम मिनिस्टर का इस हवाले से क्या कहना, जरा सुने उन्होंने क्या कहा था। कैसी बीमारी आ गई है जो फर्क ही नहीं करती अमीर गरीब में। पहले आप गरीब बस्तियों में चले जाए, वहाँ हेपेटाइटिस सी एक एपिडेमिक है, वहाँ बच्चे मर रहे हैं, हजारों बच्चे मरते हैं पेट की बीमारियों से क्योंकि साफ पानी नहीं है। लेकिन क्योंकि एलीट को अफेक्ट नहीं करता, उसके ऊपर देख ले कितना कदम उठाए। ये वो बीमारी है, अगर ये कच्ची वादियों के अंदर फैल गई तो ये हो ही नहीं सकता कि वहाँ कंटेन रहे, ये जानी है डिफेंस में भी। इसलिए जब आप फैसले करते हैं तो पहले से सोचें कि हमने अगर ये फैसला करना है तो ये सारे पाकिस्तानियों के लिए होना चाहिए, सिर्फ डिफेंस के लिए नहीं होना चाहिए। फैसल जावेद साहब तकरीबन वही बात कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर जो डॉक्टर साद खालिद नियाज भी कह रहे हैं कि हालात जो हैं वो काफ़ी तशवीशनाक होने वाले हैं। जी हाँ, बिल्कुल। देखें ये होने वाले हैं, लेकिन साथ ही में आपने देखना, मैं ये एक्सप्लेन कर रहा था कि हम जैसे जो मुल्क हैं, अब इंडिया में आपने देखा कि क्या हुआ, वहाँ पे उन्होंने जब वो किया तो लोग बाहर आ गए, और उसकी वजह से बाहर आ गए कि भाई हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, हम कैसे भूख से मर जाएंगे, क्या होगा। और मोदी को कितना बुरा कहा लोगों ने। ये बिल्कुल ऐसे मुल्कों में कामयाब स्ट्रेटजी नहीं है। जो भी डॉक्टर साहब बात कर रहे थे, मैं इनसे 100% एग्री करता हूँ, और इसीलिए स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जाना है कि, और साथ ही में कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के जो शुरू कर दी, साथ ही में जो सबसे अल्लाह ताला जो मैं तो दुआ करता हूँ हमारे प्राइम मिनिस्टर के लिए, यकीन कीजिए नेक नियति से आम आदमी का दर्द रखते हैं, वो उसके लिए करना चाहते हैं। अब 1 करोड़ 20 लाख जो ख़ानदान है उनके लिए जो इतना शफाफ तरीके से जो उन तक 12,000 रुपये फ़ी ख़ानदान पहुँच रहे हैं, और आप जो कर रहे हैं ये सारी फंड रेजिंग, और बाद में उन्हीं के लिए हम सब ने मिल के करना है। तो देखिए यही तरीका है। अगर हम पॉलिटिक्स बाद में कर लेंगे, मैं बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ को कहता हूँ, हर वक्त इनकी पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स आती हैं, बैठ के ट्विटर पे पता नहीं ड्राइंग रूम में लगे होते हैं। कभी गए बिलावल मच्छर कॉलोनी में गए, कभी लियारी में गए, कराची जो दारुल खिलाफा है सिंध का, उसी के दही आबादी छोड़े 75% गुर्बत में है लोग, कुछ पता ही नहीं है, एहसास ही नहीं है, बेहिस लोग हैं ये, और पॉलिटिक्स कर ले। भाई हाथ जोड़ के आपको कहते हैं कि प्रैक्टिकल काम करें, ग्राउंड पे काम करें, बाद में हम पॉलिटिक्स कर लेंगे, बाद में जलसे कर लेंगे, इंशाल्लाह कोरोना खत्म हो हम जलसे करेंगे, जुलूस करेंगे, पॉलिटिकल चीजें करेंगे, लेकिन इस वक्त जो है हमारे मुल्क को हमारी जरूरत है, प्रैक्टिकल काम की जरूरत है, बातों की सिर्फ जरूरत नहीं। आज जो टेलीथॉन थी, इतनी लंबी टेलीथॉन थी, उसमें भी यही तय किया गया था कि सियासत पे बात नहीं होगी, तो मैंने तो कम से कम सियासत पे बात नहीं की। बाकी कुछ लोगों ने सियासत पे बात कर दी थी, लेकिन उसके असरात अभी तक हैं, और अभी भी मुझे कुछ लोग मैसेजेस कर रहे हैं कि जी फैसल जावेद साहब बैठे हुए हैं तो हमारी उनसे बात करा दें, और वो कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं। तो मेरा ख्याल है कि अब वो टेलीथॉन ख़त्म हो चुकी है, बड़ा अच्छा जज्बा है आप लोगों का कि आप अभी भी कंट्रीब्यूट करना चाह रहे हैं। तो वो जो अकाउंट नंबर है वो आपको पता है, उसमें आप कर दें, और नाम मैं आपके बता दूंगा फैसल जावेद साहब को। लेकिन जो WHO के DG हैं, उन्होंने आज एक बड़ी अहम बात किया, सुने उन्होंने क्या कहा है। It's a virus that many people still don't understand. Many countries were very developed, putting the wrong conclusions because they didn't know it and got into trouble. And we warned even developed countries saying this virus will even surprise developed countries. It did.
We said that. It will surprise even wealthy nations. We said it, it's on record. Let's stop additional surprises. Make no mistake, we have a long way to go. This virus will be with us for a long time. There is no question that stay-at-home orders and other physical distancing measures have successfully suppressed transmission in many countries. डॉक्टर जमाल नासिर साहब, आप कह रहे थे कि गर्म मुल्कों में ये जो इसका जो तबाही है वो कम है। जी। सिंगापुर एक गर्म मुल्क है, पता है ना, आप सिंगापुर गए हैं, पता है। बहुत गर्म वेदर है वहाँ बिल्कुल का। पता है। वहाँ पे तो ये बढ़ रहा है बहुत ज़्यादा। नहीं सर, वो भी थोड़ा सा आप उसकी कैलकुलेशन देखें ना, बड़ा इंपॉर्टेंट है। हाँ। सिंगापुर में आज तक जो मरीज़ हुए हैं वो हैं 11,178 और टोटल डेथ जो हुई हैं वो 12 हुई हैं, जो कि 0.1% बन रही है। कहाँ वो 7-8% पे जा रही है सिंगापुर। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ी सी इनको जो डॉक्टर साहब ने बात की ऐड करना बड़ा ज़रूरी हो गया। अपनी कौम को बताना चाहता हूँ कि अताउर रहमान साहब के वालिद का एक इंस्टीट्यूट है, मीर जमीलुर रहमान इंस्टीट्यूट, कराची यूनिवर्सिटी के साथ एफिलिएटेड है। उन्होंने इस वायरस की आइसोलेशन की है, मॉलिक्यूलर स्टडी की है। जैसे ईंटें नहीं होती, वो काफ़ी दिन सर वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। नहीं, मुझे उसका सारा पता है। जी, वही मैं बता रहा हूँ। वो वायरस जो है, वो वायरस, ये वायरस नहीं है जो यूरोप में आया हुआ है। ये इनको बताना चाहिए हमारे लोगों को कि लेकिन WHO ने उसको कंफर्म नहीं किया उस बात। सर देखिए, बहुत सारी चीज़ें अभी आप ये इंटरव्यू चला रहे थे, उन्होंने ये कि सरप्राइज करेगा। अच्छा, आप मुझे एक बात बताएं, आपकी जो सिटी लैब है वो भी कोरोना का टेस्ट कर रही है? जी कर रही है। उसमें जो लोग हैं जो जिनका पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा है, उनका ताल्लुक किस इलाके से है? सर बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है कि ज़्यादातर जो मेरे पास आए हैं ना, वो लोग हैं जो अफगानिस्तान के थ्रू आए हैं। नहीं, लेकिन रावलपिंडी में, रावलपिंडी में भी उस जगह पे रहते हैं जहाँ थोड़ा सा ये उस जगह का कोई नाम है? जी, ढोक हस्सू। ढोक हस्सू। जी सर। तो ढोक हस्सू में अगर आपकी लेबॉर्ट्री में लोगों के पॉजिटिव रिजल्ट आ रहे हैं और वो अफगानिस्तान से आ रहे हैं, तो आपको इसको सेंसिटाइज नहीं करना चाहिए? रावलपिंडी तो हमारा काम है इंटीमेट करना, हमने बताया है। लेकिन सर मेरी जो इंपॉर्टेंट बात आ रही है ना, बार बार मैं वही कह रहा हूँ, जो लोगों में ये खौफ फैलाया जाए ना, देखें ना, 100 में से क्या अफगानिस्तान गर्म मुल्क नहीं है? वहाँ बहुत कम है तादाद। आप कैलकुलेशन देखें ना, देखें वहाँ पे कोई एक भी सिटी लैब नहीं है। वो बेशक नहीं सर, आपको शायद ये नहीं पता। कमाल की बात यह है कि अफगानिस्तान में हर जदीद चीज़ वहाँ मशीन पहुँच जाती है, हर जदीद टेस्ट हो जाता है। जी डॉक्टर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। जी डॉक्टर साहब। मैं कह रहा हामिद साहब, KPK के अंदर 80 डेथ्स हो चुकी हैं, मोर देन 80 डेथ्स। 80 से ज़्यादा लोग KPK में अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं, जबकि टोटल जो पॉजिटिव आए हैं वो मुश्किल से 1500 हैं। चले ठीक है। 15 to 20% लोगों को जिनको टेस्ट किया जा रहा है वो पॉजिटिव आ रहे हैं। तो आप ये खुदा के लिए इस मुगालते में रह रहे हैं। ये वायरस की अगर ये जो डॉक्टर साहब बात कर रहे हैं, अगर इसके अंदर कुछ बहुत माइनर डिफरेंसेस हैं तो ये ज़रूरी नहीं है। आपने इंडिया की बात की, इंडिया में बॉम्बे, दिल्ली में मेरी बात हुई है डॉक्टर से, वहाँ लॉकडाउन बहुत सीरियस हुआ है, हमारी तरह का नहीं है। ठीक है। अच्छा, अब ये जो मामला है इसमें मुझे लगता है कि एक इतना सेंसिटिव मामला है, ये 20 करोड़ से ज़्यादा पाकिस्तानियों की ज़िंदगी और मौत का मसला है। इस पर हमें बहुत एहतियात के साथ और बहुत संजीदगी के साथ, बहुत सोच समझ कर गुफ्तगू करनी चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि इसमें कन्फ्यूजन जो है वो बढ़ने की बजाय कम से कम हो जाए। और ये कैसे मुमकिन है, इस पर गुफ्तगू करेंगे एक वक्फे के बाद।